अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज। इसके सारे फॉर्मेट मैं चैप्टर नंबर 10 की प्लेलिस्ट में डिस्कशन कर चुकी हूँ और उसमें अपलोड हुए हैं। अगर आपको चेक करना हो तो वहाँ से आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी लंबी डिटेल दी हुई है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स पेएबल अलॉन्ग विद कैपिटल एंड ड्राइंग, ये सारे जो है वो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। सेल्स डिस्काउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन इन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं। और सैलरीज पेएबल, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ये दोनों जो है वो लायबिलिटीज़ हैं, यानी ये बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, और बैड डेब्ट्स एक्सपेंस अगेन आपका किस में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अलाउंसेस बैड डेब्ट्स को अकाउंट रिसीवेबल में से सब्ट्रैक्ट होना होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसलिए ये भी किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि आप इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ और आप जो है बैलेंस शीट बना के दिखाओ December 31, 2004 को, जब क्लोजिंग ईयर हो रहा होता है। अब यहाँ पर आप देखें क्या है, पहला आइटम आपका सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स कितनी दी हुई है, 1,60,000 एज अ फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट के तौर पे मैंने आपको बताया था। इसमें से आप सेल्स डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करोगे 8,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि सेल्स आपने की और सेल्स डिस्काउंट फिर आपने दिया, तो जिससे आपकी सेल्स की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। पहले आपके जैसे 1,60,000 थे, फिर 8,000 आपने सब्ट्रैक्ट करने पड़ गए आपके, क्योंकि आपने इसको डिस्काउंट दे दिया। जो भी सेल्स जिसको आपने सेल्स की थी उसको आपने डिस्काउंट दिया अराउंड 8,000 रुपीज़। फिर आपने अपनी सेल्स में से सेल्स डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास क्या आ गया, नेट सेल्स आ गए। यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस वगैरह दूसरे टाइटल ऑफ अकाउंट्स दिए हुए नहीं है, तो इसलिए हम बस जो हमें दिया हुआ होता है हम उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, जो नहीं दिया हुआ उसको हम इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपका प्रॉफिट आ जाता है ना। तो सेल्स तो आपने सेलिंग प्राइस तो आपने पता कर ली, वो क्या थी, 1,52,000 थी। अब कॉस्ट प्राइस आपको पता करनी है, जो सामान आपने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले आप देखते हो कि भाई आपके पास थोड़ा सा आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है बेचने के लिए, जिसकी अमाउंट क्या है, 80,000। फिर आप कहते हो चलो मैं कुछ परचेजेस करके आता हूँ, ख़रीदारी करके आता हूँ और फिर मैं उसे बेचूँगा। ठीक है, तो आप सामान खरीद के आते हो जिसकी अमाउंट होती है 80,000। फिर आप जब लेने जाते हो सामान तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, जो कि यहाँ पर हुआ है 11,600। फिर आप इन दोनों को ऐड करके लिखते हो और आप बोलते हो यार मुझे तो ये परचेजेस पड़ गई 91,600 की। फिर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो परचेज रिटर्न, क्योंकि कुछ सामान आप लेकर आते हो तो आपको डिफेक्टेड लगता है, तो आप उसको वापस रिटर्न कर देते हो, तो जिससे आपकी परचेजेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो आपने परचेजेस टोटल कितनी कर ली, 81,600 यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, अब जो आपके पास पहले स्टॉक कितना था, 20,000। अब आपने परचेजेस करके आया, जो परचेजेस की आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, तो आपके पास कितना आ गया, 81,600 आ गया। पहले आपके पास 20,000 था, आप परचेसेस करके आए, आपने कैलकुलेट किया तो उसकी अमाउंट क्या बनी थी, 81,600। इन दोनों को आप ऐड करोगे, फिर आप कहोगे भाई मेरे पास बेचने के लिए इतनी कॉस्ट का माल पड़ा हुआ है। जो बेचने के लिए आपके पास माल है वो कितना है, 1,16,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो सामान आपके पास बेचने के लिए है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 1,16,000। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी क्या है, लेस आप लिखोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी सेल्स करने के बाद और जो है एंडिंग ईयर आपको पता चलता है कि आपके पास सामान कितना पड़ा हुआ है, 30,000 का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से आप एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी है, तो क्या है, 71,600। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 का सामान पड़ा हुआ है, इसको इस तरह से आप समझे, जो अवेलेबल फॉर सेल है, यानी 10,000 का सामान आपका अवेलेबल सेल करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब आप बाय द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि वो कितने, आप जब आप काउंटिंग करते हो तो आप देखते हो कि आपके पास 3,000 का सामान रह गया, आपके जो शॉप पे है वो 3,000 का सामान रह गया है। तो आप क्या करोगे, 10,000 में से 3,000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा आपको कि 7,000 का आपने सामान क्या करा है, सोल्ड आउट कर दिया है। ठीक है, वो आपने इसकी सेल्स की है, उसकी कॉस्ट प्राइस आपको पता है 7,000, तो वो आपने क्या करी है, सेल्स की है पूरे दिन में। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो आपकी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी, आखिर में जब आप देखते हो तो आपके पास 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि पूरे ईयर आपने कितनी सेल्स की, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 71,600 थी। अब सेल्स में से आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हो, जिस तरह आपको पता है सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 80,400। ठीक है, अब एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं,
जितने भी एक्सपेंसेस, कोई भी बिजनेस होता है उसमें कोई ना कोई एक्सपेंस तो होता है, ठीक है। तो आप नीटनेस के लिए क्या करोगे, एक एक करके आप माइनस करोगे। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया कि सबको एक साथ, सारे एक्सपेंसेस को एक साथ लिख लिया जाता है, इनको ऐड किया जाता है और फिर इनको ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जो भी आपको एक्सपेंस हुआ है उसको आपने नीटली यहाँ पे लिख दिया, सारे एक्सपेंसेस जो ऊपर मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कि कौन कौन से आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे लिखे और उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपके पास क्या आ गई, आपकी नेट इनकम आ गई। और नेट इनकम आपके पास क्या आई, 30,400। जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस निकाले तो आपके पास क्या आ गई, आपकी नेट इनकम आ गई। अब आपने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप क्यों इनकम स्टेटमेंट के बाद बनाते हो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे कंपनी का नेम, फिर आप लिखोगे बैलेंस शीट, फिर आप डेट डालोगे कि दिसंबर को क्लोजिंग हो रही है एज ऑन December 31, 2004, ठीक है। एसेट के फॉर्मेट में पहले फिक्स एसेट थे, तो फिक्स एसेट हम ढूंढेंगे अपने क्वेश्चन में से, तो उसमें हमें नज़र आएगा ऑफिस इक्विपमेंट, तो वो क्या है, उसकी प्राइस क्या है, 1 लाख रुपीज़। फिर हमने चेक किया अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, जो ऑफिस इक्विपमेंट में था वो 24,000 था, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट आप खरीद कर लाओगे ना तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी ना, तो इसीलिए एस्टिमेशन होता है कि भाई, और या तो आप मार्केट से पता कर लेते हो भाई इसकी वैल्यू इतनी डाउन हो गई, तो यहाँ पर आप लिख लेते हो, यानी 1 लाख की आपने खरीदी थी और इसकी डेप्रिशिएट कितनी हो गई, बाय 24,000 रुपीज़। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस आपके पास क्या आ गई, 76,000 आ गई। करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था, वो एसेट्स होते हैं जो विद इन ईयर जो है ना वो कम आउट हो जाते हैं, यानी उसको पैसे आपको पेमेंट मिल जाती है, यानी आप उसको टर्न ओवर उसका हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको पहले क्या है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो आखिर में आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ होता है ना, वो आप यहाँ लिखते हैं। ओपनिंग नहीं लिखते आप, एंडिंग लिखते हो कि आपके पास कितना पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट में तो आप यही दिखाओगे ना कि आपके पास अब कितना सामान पड़ा हुआ है। और फिर आप क्या है, अकाउंट रिसीवेबल आपको लोगों से कितने वसूल करने, 24,000, जिसमें से आपको डाउट है। अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स, यानी वो अमाउंट जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगी, वो लोग बंदा आपको नहीं दे के जाएगा या कोई डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो आप लिखते हो 24,000, 2,400 आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम 24,000, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21,600। अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन वो क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट्स हैं जो एसेट में से सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। देखो हो रहे हैं ना दोनों सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इनकम रिसीवेबल आप देखोगे, रिसीवेबल्स जो भी होते हैं वो भी बैलेंस शीट में जाते हैं, तो इसलिए रिसीवेबल की अमाउंट आपने लिखी। प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो आपने पहले से एडवांस में पेमेंट की हो, तो वो भी एसेट कंसिडर होता है, ठीक है। कैश आपने लिखा बाय ₹10,000, सारे करंट एसेट को आपने ऐड किया और साइड पर लिख दिया। ऊपर आपने जो है फिक्स एसेट को लिख दिया। फिक्स एसेट और करंट एसेट को आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एसेट आएंगे जो कि कितना है, 1,43,000, ठीक है। अब इक्विटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विटीज़ में पहले फॉर्मेट में था कैपिटल। कैपिटल में सबसे पहले आप लिखोगे, स्टार्ट में आपका कैपिटल आप कितना लेकर आए थे, 1,04,600, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन दिया हुआ है। फिर आप उसमें जो है अपना प्रॉफिट ऐड करोगे। देखिए इसलिए देखिए बैलेंस शीट जो इनकम स्टेटमेंट में है वो पहले तैयार होती है, क्योंकि जो उसका नेट प्रॉफिट जो आप निकालते हो वो बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड होना होता है, ठीक है। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट यहाँ पे देखिए जा रहा है 30,400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा एक कैपिटल और एक आपका प्रॉफिट, उससे कंपनी में आपके पैसे कितने बढ़ गए, 1,35,000, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल है। और फिर कुछ पैसे जो है आप निकाल के लेके चले गए थे ड्यूरिंग द ईयर, वो कितने थे, 12,000। तो 12,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वो चले गए ना, वो आप लेकर चले गए थे कंपनी में से, तो उससे आपका कैपिटल रिड्यूस होता है। तो आपका एंडिंग कैपिटल कितना होगा, यानी 31, 2004 तक आपका एंडिंग दिसंबर में आपका कैपिटल कितना रह गया कंपनी के अंदर, 1,23,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ आ जाता है। करंट लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल है और एक्सपेंस पेबल है, दोनों पेबल अमाउंट है, आपको पे करनी है इन फ्यूचर, तो हम दोनों को ऐड करोगे और यहाँ पर लिख दोगे 20,000 ऐड करके। अब कैपिटल की जो अमाउंट है उसके साथ जो है आप एंडिंग कैपिटल के साथ आप अपने लायबिलिटीज़ को ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ मतलब टोटल इक्विटीज़ आ जाएंगी। तो ये भी कितनी है, 1,43,000। एसेट आपके पास कितने हैं, 1,43,000, और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ आपके पास कितनी है, 1,43,000। और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है कि एसेट्स किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। तो यहाँ पे आ गया बैलेंस दोनों का, यही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।